नमस्कार, आप सबका कक्षा एकादशी में स्वागत है। इस कक्षा में आप लोगों ने कंप्यूटर विज्ञान को एक वैकल्पिक विषय के रूप में चयन किए हैं। तो कंप्यूटर विज्ञान विषय को पढ़ने से पहले आज हम कंप्यूटर क्या है उसका एक सम्यक परिचय आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम एक परिचय। अच्छा, आप सभी ने कंप्यूटर कहीं ना कहीं देखे हैं। ऐसा कोई नहीं है, कोई क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में बिना कंप्यूटर के कोई कार्य किया जा रहा हो। चाहे आप किसी भी क्षेत्र के, बैंक चले जाइए, पोस्ट ऑफिस चले जाइए, हॉस्पिटल चले जाइए, रेलवे में चले जाइए, हर क्षेत्र में आपको कंप्यूटर को उपयोग करते हुए किसी न किसी रूप में देखे होंगे। जब हम विचार कहते हैं कंप्यूटर, तो ये भी ध्यान में नहीं लाना चाहिए कि कंप्यूटर इसका मतलब आपको स्क्रीन पर्दा जैसा कोई चीज़ दिखाई देगा और उसमें कोई कीबोर्ड होगा, कोई एक डब्बा जैसे रखा गया होगा। तो दिन तो बीत गए हैं जब कंप्यूटर को आप टेबल के ऊपर रख करके काम करते थे, उसको हम पर्सनल कंप्यूटर कहा करते थे। उसके बाद हमने लैपटॉप लाए, पाम टॉप कंप्यूटर्स, मोबाइल फ़ोन्स, ये भी कंप्यूटर है। अभी तो रिस्ट वॉच, आप उसको किसी भी रूप में, ट्रांसपेरेंट रूप में उसको कहते हैं कि पहने जाने वाले रूप में, जैसे कि घड़ी हो, चश्मा के ऊपर आपकी कोई इमेज को, 3D इमेज को देखने के लिए भी प्रयोग में लेते हैं। एक किसी भी रूप में कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामग्री इस प्रकार के हर रूप में आप कभी ना कहीं प्रयोग होते हुए देखे हैं या हर कार्य क्षेत्र में इसका उपयोग होता है। पर कंप्यूटर क्या है, अगर हम आपको विचार में लाते हैं, इस चीज़ को विचार करते हैं कि कंप्यूटर क्या चीज़ है, तो हमने लिखा है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। बस यहीं तक विवेचना करते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, ये हम सब जानते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स में चलने वाला उपकरण कहने के से तात्पर्य क्या है? ये चलता तो वही बिजली से है जिससे आपके लाइट और पंखे चलते हैं। तो आपका वह बिजली से चलने वाले सभी उपकरण को इलेक्ट्रिक उपकरण कहा जाता है, विद्युत सामग्री कहा जाता है। तो कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण क्यों कहा गया, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? एक अंतर मैं आपको बता देता हूँ, दूसरे अंतर का या अन्य कोई अंतर अगर आपको समझ में आता है तो आप ज़रूर बताइएगा। है और भी कई भिन्नता है, आप सोचिए। पहली बात है कि जैसे कि हम एक मेन अंतर हम विवेचना करते हैं, जैसे कि आप मोटर का पंप आप घर में पानी चढ़ाने के लिए प्रयोग में लेते हैं, तो उसमें एक कैपेसिटर लगता है, एक कंडेंसर के टाइप का बड़ा सा बेलनाकार आकृति का कोई एक उपकरण, विद्युत सामग्री लगता है, जिसको हम कैपेसिटर कहते हैं। ऐसा ही कैपेसिटर आपकी मोबाइल फ़ोन या रिस्ट वॉच के अंदर है। तो आप ये सोचिए कि जितना बिजली हम उस कैपेसिटर के अंदर देते हैं, उतने के उतना बिजली आपकी मोबाइल फ़ोन को सीधे दे दिया जाए या आपकी घड़ी के अंदर सीधे दे दिया जाए तो क्या होगा? निश्चित रूप में ये जल जाएगा, फूट जाएगा, उड़ जाएगा। कहने का मतलब है कि जैसे कि आपका एक आग बुझाने वाले फायर व्हीकल, दमकल जिस प्रकार के पानी के बौछार छोड़ता है, और एक पिचकारी अगर आपको पिचकारी के द्वारा आपको पानी के बौछार आप पर किया जाता है, तो पिचकारी कोई खेलता है तो आप बड़े आराम से पीठ देख के खड़ा हो जाते हैं। क्या आप ऐसा ही दमकल के जो पानी के फव्वारे छोड़ता है उसके आगे खड़ा हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हम उसको सहन नहीं कर सकते। तो मूल अंतर ये है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट का करंट की प्रवाहित होने की, बहुत अधिक मात्रा में करंट उसके अंदर प्रवाहित हो सकता है विद्युत उपकरण के अंदर, जबकि इलेक्ट्रॉनिक सामग्रियों में बहुत कम विद्युत करंट प्रवाह हो सकता है। अगर उतना करंट को हम इसके अंदर भेज देंगे तो वह इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब हो जाएगा। तो दोनों ही बिजली से चलते हैं, फिर भी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण कम विद्युत की खपत करता है, जिसे हम छोटे से छोटे सेल के द्वारा भी उसको चालू कर सकते हैं, बैटरी डाल करके। फिर इसके बाद कहा गया है जो बताया गया आदेशों को
और डाटाओं को। कंप्यूटर काम करेगा। कंप्यूटर एक यंत्र है, एक मशीन है, उसका हमारे जैसे दिमाग नहीं है। वो कोई चीज़ सोच नहीं सकता, कोई चीज़ समझ नहीं सकता अभी तक, जब तक हम बात कर रहे हैं। किंतु आधुनिक कंप्यूटर में तो खुद की स्वयं की विचार शक्ति, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ही, जो आने वाले भाग में पढ़ने वाले हैं ही। किंतु अब तक हम सामान्य जो कंप्यूटर को हम व्यवहार में लेते हैं, वो उसके अंदर वह विचार शक्ति नहीं है। वो अपने स्तर पर कोई एक निर्णय ले करके आपको हल करके नहीं देता। इसलिए आपको कोई भी तथ्य की कोई भी हल चाहिए तो आप उसको डेटा तो देंगे ही, साथ में उसको आदेश भी देना पड़ेगा, इंस्ट्रक्शंस देना पड़ेगा। अब वो लेगा कैसे देंगे, मशीन को कैसे देंगे? हमारा शरीर ये बाहर वातावरण से कुछ चीज़ों को स्वीकार करने के लिए भगवान ने हमको 5 ज्ञानेंद्रिय दिए हैं, आँख, कान, नाक, त्वचा। इस प्रकार की ज्ञानेंद्रिय जिस प्रकार की हमारे लिए इनपुट यंत्र के रूप में काम करता है, अंदर रखने की काम करता है, इसी प्रकार के कुछ उपकरण, कुछ यूनिट के अंदर हम इसको कहते हैं इनपुट उपकरण। ये इनपुट उपकरण के द्वारा हम तथ्यों को सीपीयू को भेजते हैं, यानी कि कंप्यूटर की मेन प्रोसेसिंग यूनिट के बाद की तरफ भेजते हैं। इनपुट यूनिट से ही सारे डेटा और तथ्य क्या क्या देते हैं, इसके द्वारा हम इंस्ट्रक्शन देंगे और डेटा देंगे, हम इनपुट करेंगे। तो ये इन आदेशों के अनुसार ही इन डाटाओं पर प्रक्रियाओं को करता है। डाटा क्या है? डाटा वह असिद्ध, अशुद्ध या कोई भी कच्चा माल के रूप में जो भी तथ्य हम उसको देते हैं, जिससे हमको कोई आवश्यक सूचना प्राप्त हो सके, उसको हम डाटा कहते हैं। ये खाली अक्षरशः होगा या अंक में लिखा होगा ऐसा नहीं है। आपकी चेहरा, आपकी थंब प्रिंट, आपकी ध्वनि, ये सारे भी डाटा के रूप में कंप्यूटर को दिया जा सकता है। ये सभी इनपुट किया जा सकता है। ये कोई श्रव्य, पाठ्य या किसी भी रूप में हो सकता है, जिसको हम देख सुन करके या समझ करके कंप्यूटर को दे सकते हैं। कंप्यूटर इनको लेने के बाद जो मोटा मोटा कार्य करता है वो है हमारा उनके ऊपर प्रक्रियाओं को। आपके दिमाग आपकी सारे जानकारियों को लेकर के उसके अंदर क्रियाएं करते हैं। ये कंप्यूटर का दिमाग है। तो आपके दिमाग आपके लिए क्या कार्य करता है? जब विवेचना करेंगे तो आप कहेंगे कि हम तो याद रखते हैं। याद रखना और याद करने के लिए हम 2 बातें करते हैं कि मैं सोच रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ मतलब कोई चीज़ को पहले से मैं जानकारी था और उसको मैं रिकॉल करने के लिए, पुनः याद करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। कहीं मेरा दिमाग के अंदर वो स्टोर है, भंडारित है, वो उसको मैं सोच करके बताऊँगा कि इसका उत्तर ये होगा। अगर मेरे दिमाग के अंदर नहीं है, मेरा याददाश्त में नहीं है, तो मैं नहीं बता सकता। या फिर मैं गणना करके बता सकता हूँ, मैं तुलना करके बता सकता हूँ। मैं ये बता सकता हूँ कि आप छोटे हैं या मैं छोटा हूँ। किसी रूप में, किसी न किसी रूप में अगर हम विवेचना करेंगे, कोई ना कोई कार्यों को, संक्रियाओं को हम करके कुछ परिणाम को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ 2 प्रकार के कार्य कर रहे हैं। जब हम गणना करते हैं कि ये मेरे से ये जितने सारे हिसाब, गाणितिक हिसाब, तो हम कहते हैं इसको एरिथमेटिक। क्या कहते हैं? एरिथमेटिक, यानी कि गणित। अंक गणित को गणित का एक भाग है जिसको हम अरिथमेटिक, जोड़ तोड़ गुणा भाग इत्यादि सारे कार्यों को एरिथमेटिक प्रक्रिया कहा जाता है। एवं लॉजिक यानी कि तर्क, लॉजिक यानी कि तर्क। तो लॉजिक तुलनात्मक कार्य करता है। ये इसका उत्तर हमेशा हाँ में या ना में होगा, या आप मेरे से बड़े हैं, उत्तर होगा हाँ, या तो उत्तर होगा ना। इस प्रकार की तार्किक प्रक्रियाओं को, तुलनात्मक कार्यों को किया जाने के लिए
हम जिस इकाई का प्रयोग में लेते हैं, जो सोच शक्ति का प्रयोग में लेते हैं, इसको हम तार्किक विभाग कहते हैं। इसको भी कंप्यूटर के अंदर रखा गया। इन दोनों को मिला करके हमने इसको कहे एरिथमेटिक एवं लॉजिक यूनिट। फिर हम कहे कि हम कुछ याद रखते हैं, कुछ हमारा इसका अगर कोई गणना करना है, अगर मैं कहूँगा कि आप मुझे औसत बताएं तो आप बता सकते हैं क्या? नहीं बता। किसका औसत बताना है? पहले आपको डाटा तो हमको देना पड़ेगा। अब वो डाटा को अगर मैं कहा 5, 15, 25, 27, 28, अगर ये चीज़ आपके दिमाग के अंदर नहीं रह पाया तो क्या आप उन संख्याओं को जोड़ पाएंगे क्या? तो सबसे पहले तथ्यों को आपके दिमाग के अंदर रखना पड़ेगा। तो इसके लिए आपके अंदर कुछ ना कुछ मेमोरी भाग होना चाहिए। अगर आपके दिमाग के अंदर मेमोरी नहीं है, जिसको हम संक्षिप्त में मैंने कहा मेमोरी यूनिट यानी कि MU, ठीक है ना, तो वह आप उस सभी संख्याओं को जोड़ करना, फिर 4 या 5 के द्वारा भाग देना, ये प्रक्रिया नहीं कर सकते। आपको पहाड़े भी याद होना चाहिए, तब जा करके आप गणनाओं को कर सकते हैं। यानी कि तथ्य पहले आपकी मेमोरी के अंदर होना चाहिए। तो ये दिमाग है आपकी, कि तो दिमाग का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? दिमाग का सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये है, आप बड़ा जोड़ तोड़ में बहुत माहिर हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा याद रख सकते हैं, पूरी किताब आपको याद रह जाता है, किंतु अगर दिमाग का वह भाग सारे चीज़ों को नियंत्रण करने की अगर आपके क्षमता का नहीं है तो लोग हमको क्या कहेंगे? पागल। यानी कि एक नियंत्रण इकाई होना चाहिए जो सभी चीज़ों को नियंत्रण करता है। तो मेन भाग तो है उसके अंदर एक कंट्रोल यूनिट, यानी कि CU, हम इसको कहें CU, कंट्रोल यूनिट। जब हम डाटा को देते हैं, कंट्रोल यूनिट उसको मेमोरी के अंदर भेजता है, इंटरनल मेमोरी। ज़रूरत पड़ने पर वहाँ से वापस पढ़ता है, गणनाएं करने के लिए ALU में भेजता है, और वापस गणनाओं के बाद जो परिणाम प्राप्त होता है उसको मेमोरी के अंदर भेजता है। परंतु ये सारे करने के बाद क्या करेंगे? हमको सूचना बताना है। तो इसके बाद आता है हमारा आउटपुट यूनिट। क्या है? बाहर को दुनिया को बताना। जैसे मैं आपको बोल करके या लिख करके बता रहा हूँ, इसी प्रकार की कंप्यूटर भी आपको स्पीकर के द्वारा, आपको पर्दे के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर, जिसे हम मॉनिटर या VDU कहेंगे, तो उस मॉनिटर के पर्दे के ऊपर या कागज़ के ऊपर प्रिंट करके, लिख करके, चाहे रेखांकित हो, रेखा चित्र के द्वारा हो, चाहे अक्षरशः टाइप करके हो, तो किसी ना किसी रूप में बाहर की दुनिया को वो बाहर बताता है आप और हमको। गणनाएं कर लेने के बाद अगर परिणाम उसके अंदर रहेगा, बाहर की दुनिया को नहीं आएगा, तो फिर वो कंप्यूटर किस काम का है? तो बाहर की दुनिया को बताने के लिए कुछ उपकरणों का प्रयोग में लेते हैं, जिनको हम आगे चल करके जानने वाले हैं। उनको हम कहते हैं आउटपुट यूनिट। तो इसके द्वारा हम क्या कहते हैं? हमें सूचना मिलता है, यानी कि इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो डाटा कच्चा माल है, जबकि पका हुआ, तैयार किया गया तथ्य जो है उसको हम इन्फॉर्मेशन कहेंगे। हमें आवश्यक है इन्फॉर्मेशन। जैसे कि उदाहरण के रूप में है कि हमको अगर भूख लगे तो हम रोटी खाएंगे, रोटी चाहिए हमको, किंतु रोटी के लिए आटा चाहिए। अगर आटा नहीं होगा तो इन्फॉर्मेशन यानी कि रोटी हमारा नहीं मिलेगा। भूख बहुत ज़ोरदार लगा है, इसका ये थोड़ी ना है कि हम या कच्चा आटा खा जाएंगे। इस प्रकार भूख भले ही कितना तगड़ा हो, हमें तो रोटी चाहिए, आटा नहीं चाहिए। तो जब उस आटा को आपकी माताजी गूंथते हैं, उसको बाद उसको बेलते हैं बेलन के ऊपर, फिर उसको तवा में गरम करते हैं, सेकते हैं, तैयार करके गरम गरम रोटी आपको खिलाती है। वो आपके लिए आवश्यक चीज़ है, ये आपके लिए कच्चा माल है, इसकी इतनी आवश्यकता। किंतु इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए हमको डाटा की आवश्यकता होती है। ये इनके अलावा आपकी जो मेमोरी यूनिट रहा, भगवान ने आपको शक्ति दे रखे तथ्यों को याद करने के लिए। कुछ चीज़ें आप कभी भूलते नहीं हैं। जैसे आप अपना मोबाइल नंबर नहीं भूलेंगे, आप अपना नाम, पिताजी का नाम, घर का पता, ये आप कभी नहीं भूलेंगे। किंतु
जो चीज़ को हम पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं, अगर हमारे को आनंद नहीं आएगा तो आप कितने बार भी पढ़ लो, याद नहीं रहता है। आप जब घर से विद्यालय तक पहुंचते हैं या किसी कोई रास्ते में जाते हैं तो रास्ते में बहुत सारे जगह में आपकी कोई परिचित मिल जाता है। कोई पूछेगा तुरंत उस समय में कि वो परिचित जो वही व्यक्ति है वो क्या शर्ट पहना था, किस रंग के कपड़े पहने थे, तो आप उस दिन तो बोल देंगे, किंतु 5, 7, 10 दिन के बाद उसको आप भूल जाते हैं। तो ये सारे परमानेंटली आपके दिमाग में नहीं रहता है। तो 2 प्रकार की मेमोरी आपकी याददाश्त काम कर रहा है, एक टेम्पररी और एक परमानेंट। तो कंप्यूटर के अंदर भी इसी प्रकार के 2 प्रकार के मेमोरी का व्यवस्था की गई है। एक है टेम्पररी मेमोरी जिसको हम रोम मेमोरी कहते हैं, रोम मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, और दूसरा जो कि मेन मेमोरी है वो है रैम मेमोरी। ठीक है, रैम मेमोरी याददाश्त जब तक दिमाग के अंदर नहीं रहेगा आप कोई चीज़ हल करके आप नहीं बता सकते, या परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को आप हल नहीं कर सकते। तो परीक्षा कक्षा को जाने से पहले आपकी सारे इंटरनल मेमोरी में होना चाहिए। तो इस प्रकार के जब हम रैम मेमोरी जो कि हमारा मेन मेमोरी है वह अस्थायी होता है, इसलिए कोई भी चीज़ अगर मैं कहूँगा कि आपको बताना है कि आज आपके कौन से दोस्त आप लोग से बातचीत किए हैं, उसको मुझे 10 दिन के बाद आपको मुझे बताना है, तो आप क्या करोगे? तो आप एक कागज़ और पेन में लिख लोगे, नोट डाउन कर दोगे। इसीलिए हम रजिस्टर फाइलों का प्रयोग में लेते हैं। अटेंडेंस रजिस्टर, उपस्थिति पंजिका में हम हाजिरी भरते हैं, क्योंकि हम नहीं कह सकते इस महीने में ये भैया कितने दिन अवकाश लिया। तो इस प्रकार के जानकारी को जब संधारित करना होता है तो इंटरनल मेमोरी अस्थायी होने के कारण और सीमित होने के कारण बहुत सारे डाटा को जब स्थायी रूप में चाहिए होता है तब हम और एक इकाई के रूप काम में लेते हैं जिसको हम कहते हैं बाह्य भंडार यंत्र। बाह्य भंडार यानी कि एक्सटर्नल मेमोरी, बाह्य भंडार। ठीक है ना। तो तथ्यों को बाह्य भंडार, कंप्यूटर के लिए बाह्य भंडार यंत्र के बारे में हम विवेचना करेंगे तो हम कहेंगे कि मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, सीडी, ब्लू रे डिस्क, इस प्रकार के पिछले ज़माने में पोस्ट कार्ड, पेपर टेप, फ्लॉपी डिस्क, इस तरह का पुराने ज़माने के भंडार युक्तियों का प्रयोग में लिया जाता था। परंतु अब वो सारी बातें पुराने हैं। अभी हम ज़्यादातर पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड का उपयोग में लेते हैं। ये सभी हम जानते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? बाह्य भंडार। इसको हम कंप्यूटर से बाहर निकाल के रखते हैं। खाली हार्ड डिस्क एक ऐसा बाह्य भंडार है, उसको इस सीपीयू के अंदर यानी कि उस कंप्यूटर सिस्टम यूनिट के अंदर जगह बना करके फिट कर दिया गया है। तो ये पूरी की पूरी चीज़ को हमने कहे ये कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम। क्या कहे इसको? ये कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम। इसके अंदर कुछ इकाई के बारे में हम आज जानकारी लिए हैं। इनपुट यंत्र के बारे में जब हम विवेचना करते हैं किसके द्वारा हम इनपुट करेंगे ना, इनपुट करने के लिए हम सामान्यतः कीबोर्ड का प्रयोग लेते ही है कंप्यूटर में, हम जानते हैं। उसके अलावा माउस का प्रयोग में लेते हैं। अगर कोई ध्वनि को स्वीकार करना है तो माइक का प्रयोग में लेंगे। तो ये सारे इनपुट युक्त है। चेहरा देखना है, थंब इम्प्रेशन या हाथ की चिन्हों को पढ़ना है तो इसके लिए अलग उपकरणों का प्रयोग में लिया जाता है। ये सारे के सारी चीज़ें सीपीयू के अंदर डाटा को भेजने के काम करता है। सूचनाओं को बाहर भेजने के लिए हम प्रिंटर, प्लटर, स्पीकर, इस प्रकार की कई बाह्य आउटपुट डिवाइसेस का प्रयोग में लेते हैं। तो आज के क्लास में हमने ब्लॉक डायग्राम यानी कि कंप्यूटर सिस्टम क्या है, इसकी विभिन्न इकाइयों के बारे में परिचय लिए। अगले क्लास में हम कंप्यूटर के इतिहास के बारे में, क्योंकि कोई भी चीज़ सीखे तो इतिहास उसका जानना जरूरी होता है। धन्यवाद।